नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं 5 की पड़ताल। देश में चीनी के बाद अब प्याज के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे आम जनता का बजट बिगड़ गया है। पिछले 1 महीने में देश के कई हिस्सों में प्याज की कीमत दोगुनी हो चुकी है। इस पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई आसमान छू रही है। चीनी के बाद प्याज भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है। वहीं प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार बफर स्टॉक से प्याज बाजार में उतार रही है। सवाल उठता है, आखिर बार बार प्याज की कीमतों में उछाल क्यों आता है? इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। देश में त्योहारी सीजन से ठीक पहले चीनी के बाद अब प्याज की कीमतों में भी भारी उछाल आया है, जिससे आम जनता का बजट बिगड़ गया है और इस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कुछ ही हफ्तों में प्याज के दाम 30 से 35 रुपए से बढ़कर 60 से 75 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार बफर स्टॉक से प्याज बाजार में उतार रही है और जरूरत के अनुसार विशेष ट्रेनों के जरिए भी आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। बीजेपी का कहना है कि आर्टिफिशियल हाइक है। देश के पास पर्याप्त मात्रा में प्याज का बफर स्टॉक है। जिस रेट अभी ऐसा पता चल रहा है कि नेफेड का शायद कोई एक फिक्स प्राइस है 30 रुपए या 35 रुपए, ऐसा भी जानकारी मिली है। वो भी काम के ऊपर सरकार काम कर रही है। जिस प्राइस पे आएगा उसी पे बेचेंगे। हमारे को ट्रांसपोर्टेशन खर्चे जो भी है वो सरकार बियर करेगी। सरकार किसी भी सूरत में 1 रुपया भी दिल्ली के लोगों के ऊपर बोझ नहीं आने देगी। देखिए, प्राइस में जो भी हाइक हुआ ये आर्टिफिशियल हाइक है, ये ट्रेडर्स के द्वारा किया गया हाइक है। इस बार खरीफ प्रोडक्शन 5 से 7%, जिसके कारण मुझे लगता है ऑनियन का प्रोडक्शन भी, प्याज के प्रोडक्शन में कमी आने की आशंका है। तो ये एक आर्टिफिशियल हाइक किया गया। देश के पास पर्याप्त मात्रा में बफर स्टॉक है। वहीं कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां प्याज की कीमतों में उछाल को लेकर सरकार पर निशाना साध रही हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार के शासन में आज महंगाई आसमान छू रही है। चीनी के बाद अब प्याज भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है। महीने भर में प्याज के दाम 76% तक बढ़ चुके हैं। राज्यों में थोक भाव दोगुने हो चुके हैं और सरकार का बफर स्टॉक खाली पड़ा है। सरकार को इसमें, हम लोग भी सरकार में रहे हैं और जब कभी इस तरह की बढ़ोतरी होती थी तो सरकार एस्मा जैसे कानून को आगे ये करके और उसको कम कराने का प्रयास करती थी। वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना पर सरकार है, तो ये सरकार का नैतिक दायित्व भी है। देखिए, वित्त मंत्री जी ने तो कह दिया था एक बार, मैं प्याज खाती नहीं हूँ तो मुझे दामों का से क्या लेना देना। ये सोच के साथ ही पूरी सरकार चल रही है कि चीनी महंगी हो, प्याज महंगा हो तो उनको क्या लेना देना। कहीं ऐसा ना हो फाइनेंस मिनिस्टर कहते मैं तो डायबिटीज पेशेंट हूँ, मैं तो शुगर ही नहीं खाती हूँ, तो मुझे नहीं पता शुगर के प्राइसेस क्या है। एक तरफ जहां विपक्ष प्याज की बढ़ती कीमतों पर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी है। प्याज की बढ़ती कीमत हमेशा से एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रहा है, क्योंकि प्याज के बढ़ते दामों ने कई सरकारों के सियासी गणित को बिगाड़ा या सत्ता से बाहर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पहले लोगों की मिठास पे असर और उसके बाद प्याज ने आंसू निकालने शुरू कर दिए हैं। 60 रुपए से ज़्यादा दाम हो चुका है, यानी कि 60 रुपए किलो से ज़्यादा, कहीं कहीं ये और भी ज़्यादा है। कुछ शहरों में 70 तक पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आम आदमी हर बार क्यों जूझता है, वो मिडिल क्लास हर बार क्यों जूझता है और क्यों उसकी जेब पर इतना भार पड़ता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और सरकार क्या कुछ कर रही है इस पर चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक ठाकुर, डायरेक्टर नेफेड एवं नेता बीजेपी, साथ ही रश्मि सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, आकाश जिंदल, मार्केट एक्सपर्ट, एडवोकेट नवीन दुबे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पहले बीजेपी से सवाल मैं पूछ लेती हूँ। अशोक जी, भाई एक गाना आया था ना कि सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, वो तब कांग्रेस के समय पर आया था, लेकिन गाना फिर रिपीट हो रहा है क्या? वो लोगों के जहन में फिर से आने वाला है। पहले चीनी, पहले मिठास महंगी हुई, अब प्याज आंसू निकाल रहा है। मतलब ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इसके बिना लोग सोच नहीं सकते हैं ना। लेकिन महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कैसे लगाम लगेगी? मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
जहाँ तक प्याज की बात है तो हम लोगों ने जो स्टॉक रखा है, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, लगभग 1.25 मीट्रिक टन के आसपास जो हमारे पास स्टॉक है। और अगले 1-2 दिन में एक कंट्रोल रेट लगभग 35 रुपीज़ के आसपास जो है वो बाज़ार में सस्ते दामों पर प्याज उपलब्ध होगा। किसी भी तरह से प्याज की कीमत नहीं बढ़ने दी जाएगी। ये ज़रूर थोड़ा लौटते मानसून की बारिश की वजह से कुछ फसल खराब हुई है, जिसकी वजह से ये रेट जो है थोड़ा बढ़े हैं, लेकिन पहले से जो इंतज़ाम किया है सरकार ने वो बराबर इंतज़ाम किया है और हमारे पास सफिशिएंट बफर स्टॉक है। और मार्केट इंटरवेंशन के लिए हम हर संभव मदद करेंगे और जो भी कदम प्याज के दाम कंट्रोल करने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, सब तरह के कदम उठाएंगे। मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये जो इतने 60 रुपए किलो और 60 रुपए से ज़्यादा रुपए प्रति किलो ये प्याज जो बिक रही है, ये जो रेट है ये रिवाइज हो जाएंगे? निश्चित हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि 35 रुपए में दिल्ली में भी या देश के अन्य हिस्सों में भी वो तो 35 कांदा रुपए में एक्सप्रेस, आपको प्याज मिलना शुरू हो जाए। लेकिन उसके लिए तो कांदा एक्सप्रेस जो है वो सरकार चला रही है ना, ताकि जो बफर है सरकार के पास उसमें से प्याज दे रही है। तो अगर वो बफर है ही तो फिर ये क्यों कि प्याज के दाम फिर बढ़ रहे हैं? उसी में से कोई हल निकाल ले सरकार। मैंने आपको बताया कि जब भी लौटता मानसून जो है उससे प्याज की फसल खराब होती है तो ऐसी संभावनाएं रहती हैं कि प्याज के दाम बढ़ें और ऐसे समय के लिए ही बफर स्टॉक बनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि सरकार ने अच्छी संख्या में अच्छे सफिशिएंट स्टॉक है, हमारे पास बफर स्टॉक है और प्याज के दाम जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जितना चाहिए उतना हमारे पास है। हम उसको मार्केट में इंटरवेंशन करेंगे और उन दामों को नीचे लाने का काम। ठीक है, मतलब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, सीधा सीधा आपका यही कहना है। रश्मि सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। रश्मि जी, भाई सरकार चीनी के मामले में कहती है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्याज के मामले में भी सरकार ने कह दिया परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दाम बढ़ रहे हैं फौरी तौर पर, बाद में वो रिवाइज हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार सभी पैनलिस्ट को। देखिए, ऐसा है, मुझे एक गाना याद आया कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। किस किस बात पे रोएंगे? चीनी ने कड़वाहट पहले कर दी, फिर प्याज ने, बेरोजगारी देखिए तो चरम पे है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, पेपर लीक हो जाता है। मतलब एक साथ मल्टीपल समस्याएं चल रही है। और प्याज ने, आपको देखो, गरीब की थाली, वो मजदूर किसान जो जाता है खेत में काम करने, बेचारा प्याज रोटी खा लेता है। अब प्याज भी पहुंच के बाहर हो गई है, जबकि सफिशिएंट प्याज का उत्पादन हुआ है 307 लाख टन। तो ये क्या बीच में दलाली खा रहे हैं क्या? दलाल लोग इनके ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाती? और फिर क्या सरकार अभी तक सो रही है? मतलब कहना चाहिए कि ये बिल्कुल बेपरवाही है। जब दाम बढ़ रहे थे धीरे धीरे शनै शनै, तो आपको ध्यान देना चाहिए था। क्यों आपने पहले से ध्यान नहीं दिया? अब ये बोलना कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जादू की झप्पी तो है नहीं। लोग जो रोजमर्रा पे काम करते हैं, रोज जिनको पैसे मिलते हैं, रोज जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनका क्या? मतलब ऑल इज वेल तो नहीं है ये? ऑल इज वेल बिल्कुल नहीं है। सरकार बिल्कुल नाकाम है हर मोर्चे पे, हम तो यही कहेंगे। ठीक है, आकाश जी जुड़े हुए हैं, ज़रा मैं उनसे जान लेती हूँ, मार्केट एक्सपर्ट हैं, किस तरीके से देखते हैं पहले चीनी के दामों का बढ़ना, अब प्याज के दामों का बढ़ना। मार्केट एक्सपर्ट हैं आप, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या फौरी तौर पर ये दाम बढ़े हैं, बाद में रिवाइज हो जाएंगे जैसा कि सरकार का कहना है, जैसा कि अभी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से अशोक जी ने कहा? बिल्कुल रिवाइज हो जाएंगे। ग्लोबली क्या होता है, ग्लोबली जब भी किसी एसेंशियल चीज के प्राइस बढ़ते हैं, मार्केट इंटरवेंशन की जाती है। अभी अशोक ठाकुर जी ने एक बड़ी रेलिवेंट बात की, यही चीज यूरोप में होती है, यही यूएस में होती है, यही जापान में होती है। और मार्केट इंटरवेंशन क्या होती है और सरकारें क्या करती है? जब भी ऐसा लगता है कि किसी चीज के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार से क्या डिमांड की जाती है? आप मार्केट में इंटरवीन कीजिए, आप अपने जो बफर स्टॉक्स है वो मार्केट में लाइए और उससे प्राइसेस डाउन कीजिए। अभी अशोक ठाकुर जी ने क्या कहा कि हम 1 से 2 दिन के अंदर बफर स्टॉक प्याज का मार्केट में लाएंगे, 35 रुपए का रेट बेचेंगे। अब मैं, आकाश जिंदल, सब जानते हैं मुझे, मैं यूएस के चैनल, यूरोपियन चैनल सब पे शो करता हूं। अब इससे बढ़िया, इससे प्रैक्टिकल, इससे फास्ट मैकेनिज्म और कौन सा है? कांग्रेस की मैं बहुत इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, बट कांग्रेस कह रही है हर हालात पे रोना है। किस हालात पे रोना आ रहा है कांग्रेस को?
आज जीडीपी ग्रोथ में हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में फास्टेस्ट हैं, इन्फ्लेशन हाई है। अब यूएस ईरान वॉर हुई, उसमें बीजेपी का क्या दोष है? उसकी वजह से इन्फ्लेशन हाई है, लेकिन उसके बावजूद कंजम्पशन कम नहीं हो रही है। उसके बावजूद हमारा जीएसटी कलेक्शन देख लीजिए, यूएस ईरान वॉर के बावजूद अप्रैल में 2.43 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है। इनकम टैक्स कलेक्शन देख लीजिए, जून में डेटा आया है 14% के आसपास ग्रोथ है। तो ऑलरेडी जो है देश के अंदर प्रॉस्पेरिटी आ रही है, देश के अंदर खुशहाली आ रही है। सरकारों से क्या रिक्वायर्ड होता है? हम इकोनॉमिस्ट, हम मार्केट एक्सपर्ट्स हमेशा सरकारों से कहते हैं आप मार्केट में इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे। यहां मेरे कहने से पहले सरकार का एक प्रवक्ता बैठा हुआ है जो उससे पहले कह रहा है कि मार्केट में इंटरवीन करने वाले 35 रुपीज लाएंगे। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स। अब उसके अलावा कांग्रेस जो बात कर रही है, इनको मैं बता दूं, आज की तारीख में ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है। कौन सी कंट्री का ये डेटा मुझसे चाहते हैं मैं देता हूं, यूएस का चाहे, आज की तारीख में जनवरी टू मार्च 2025 यूएस की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही है। जापान की बात करें, जब लास्ट ईयर हमारी जीडीपी ग्रोथ एक्सीलेंट चल रही थी, सितंबर क्वार्टर में उनकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही है। उसके अलावा आप लगा लें यूएस, चाइना, जर्मनी 2023-2024 2 साल लगातार जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही है। कांग्रेस को मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा, ये कह रहे रोना आ रहा है, ये 190 मुल्कों में से कोई एक देश चुन लें, उसका कंपैरिजन हिंदुस्तान की ग्रोथ के साथ कर लें। 190 कंट्रीज में चॉइस मैं इनको दे रहा हूं, चॉइस मैं अपनी बहन को दे रहा हूं, जो कंट्री इनको पसंद है वो चुन ले। और हिंदुस्तान के साथ ग्रोथ का डेटा मैं अभी इनके सामने डेटा रख रहा हूं। किस चीज पे रोना आ रहा है मेरी बहन को? मुझे इस चीज पे हैरानी हो रही है। मानता हूं मतलब शुगर प्राइसेस हाई है जी, बिल्कुल, मतलब हम ये समझे, एक मार्केट एक्सपर्ट ने जो बताया है कि परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। और महंगाई को लेकर, ये जो खास तौर पर प्याज को लेकर, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि प्याज के दाम बढ़ जाते हैं। मैं तो कई सालों से मैं देख रही हूँ कि हर कुछ दिन में ये खबर आती है कि प्याज के दाम बढ़ गए, प्याज ने रुला दिया, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। एडवोकेट नवीन दुबे भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनका क्या मानना है, क्या समझना है, ज़रा उनका भी मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ। सर बताएं, क्या समझे आप जो आकाश जी ने कहा और जो साथ ही अशोक ठाकुर जी ने कहा और जो विपक्ष का कहना है, यानी कि रश्मि जी का कहना है? मैं एक ही लाइन में बात कहूंगा, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी बात झूठी है, ये दावा भी किताबी है। आप एक चीज देखिएगा श्रद्धा जी, मई 2026 में सरकार ने प्याज की खरीद करी 12 रुपए 35 पैसे प्रति किलो। जून में प्याज की खरीद करी 15 रुपए 50 पैसे प्रति किलो। जुलाई में, पिछले महीने जुलाई में जब खरीद करी तो वो 23 रुपए 5 पैसे के आसपास प्याज की खरीद हुई, क्वांटिटी बहुत कम थी। अब सवाल इस बात का आता है कि जब सरकार के पास एवरेज अगर आप निकालो तो 15-16 रुपए 17 रुपए के परचेज का एवरेज प्याज होगा जो बफर स्टॉक है, आप उसको दूनी प्राइस पर जनता को दे रहे हैं। ये कौन सा इकोनॉमिक्स है, कौन सा अर्थशास्त्र है, कौन सा जन सुविधा प्रणाली है, कौन सी जन हितकारी प्रणाली है सरकार की? समझ से परे दोगुने रेट पर आप जनता को बेचेंगे और बड़ी छाती ठोक के कह रहे थे 35 रुपए में हम बेचेंगे। अभी एक भाई साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अमेरिका की, चाइना की, पता नहीं जापान की, कहां की दुनिया की इकोनॉमी गिना रहे थे। भाई साहब जरा बता दीजिए, इस देश के अंदर पर कैपिटा इनकम कितनी है? आप इकोनॉमी की बात करते हो, अडानी और अंबानी के धन भंडार बढ़ जाने से देश की इकोनॉमी सुधरने वाली नहीं है। आप जमीनी धरातल पर उतरिए और बहस करिए मेरे में। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बहस करने को तैयार हूं आपके पास। किताबी आंकड़े लेके आप बैठ गए आके, बताइए चाइना की इकोनॉमी क्या है, चाइना की क्या स्थिति है, उसके रुपए आरएमबी की, और हमारे भारत के रुपए की क्या स्थिति है? डॉलर के सामने 95 रुपए 75 पैसे औंधे मुंह पड़ा हुआ है। आप इकोनॉमी की तालियां पीट रहे हो यार, कैसे अर्थशास्त्री हो भैया? कौन सा गुणगान करना सरकार का करिए, बोलिए मोदी जी जिंदाबाद, हम भी बोल देंगे। लेकिन देश की जो आर्थिक हालात हैं बदतर हैं, बदहाल हैं। लेकिन जो जीडीपी ग्रोथ की बात बार बार आती है, नवीन जी, कहानी सुना रहे हो आप मुझे। नवीन जी, अब जब आप इतना डिटेल में बात करें, मैं कह रही हूँ, लेकिन जो जीडीपी ग्रोथ की बात बार बार आती है कि जीडीपी में उछाल, चौथी अर्थव्यवस्था पर पहुंच चुका है, तीसरी की ओर हम अग्रसर हैं, तो वो जीडीपी ग्रोथ जो है उससे तो मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को यही समझ में आता होगा कि नहीं, देश तो प्रगति कर रहा है। मतलब अगर प्याज 60 रुपए किलो भी हो गई तो क्या हो गया? श्रद्धा जी, देखिए भारत, देखिए भाई साहब, सवाल का जवाब छोड़ दीजिए, आपको वो डेटा देता हूं जो आप सुनना चाहते हैं। डेटा नहीं, आप ये बताइए, मैं आप जवाब तो सुन लीजिए।
अब ये क्या बात हुई? आपने सवाल मुझसे पूछे, जवाब आप सुनना नहीं चाहते। मैं आपके सामने वो डेटा रखना चाहता हूँ जो आप सुनना चाहते हैं, वो तो सुन लीजिए। श्रीमान जी, जीएसटी मुझे ये कलेक्शन बताइए, देश का हुआ है 145 की आबादी में 2.4 82 करोड़ आपका, जीएसटी 5 कलेक्शन करोड़ कब होता है? राशन पर जिंदा जीएसटी है, और आप कलेक्शन मेरे डुगडुगी दोस्त बजा रहे हैं किताबों में नहीं अर्थशास्त्री। होता। जीएसटी इकोनॉमी की कलेक्शन डुगडुगी कब बजा होता रहे हैं, है? मजाक चल जब रहा है इस देश आप के और साथ। मेरी बहन बाजार में आप जाके लोग सामान चाटुकारिता खरीदते करिए सरकार की, कोई हैं। फर्क इनकम नहीं टैक्स पड़ता है। कलेक्शन लेकिन प्रश्न ये जो 14% बढ़ा है। सच्चाई है, लेकिन 17 नवीन झूठ जी, का जिम्मेदार नवीन जी, इनकम टैक्स नवीन कलेक्शन जी, कब बढ़ता है? कुछ इनकम टैक्स कब देते हैं लोग? जब लोगों की अरे इनकम बढ़ भाई जाती है, साहब, वो तब इनकम है टैक्स देने जब वाले सरकार कितने ने लोग हैं, 12 बता लाख तक दीजिए। इनकम टैक्स भी कर अरे दी है। कितने लोग और ये हैं? जीएसटी 82 कलेक्शन भी करोड़ कब बढ़ा है? इस जब देश लास्ट में ईयर 23 सितंबर को 5 किलो जीएसटी के राशन 2 लाख 82 खत्म करोड़ कर को दिए गए जनता थे। को मिल रहा है। आम वो कौन लोग हैं भाई? दाम वो टैक्स भी इनकम कम टैक्स किए देने गए वाले हैं लोगों को कार में और घूमने वाले लोग जनता हैं। खरीदारी ज्यादा और कर रही अगर है। ऐसा हो रहा आप है बताइए, तो ये आप कहिए कह कि रहे हाँ हैं 5 किलो जीएसटी राशन कलेक्शन, मुझे गलत बता है, दीजिए क्या जादू के जोर से बढ़ जाएगा? बोल रही है सरकार इनकम टैक्स किसी 82 कलेक्शन करोड़ को कौन 5 सा किलो राशन किताबी नहीं मिल आंकड़ा रहा है? है, उसमें भी इनकम टैक्स भ्रष्टाचार हो कलेक्शन रहा का है। डेटा स्वीकार क्या? कर लीजिए, आकाश इंदल बात अपने खत्म घर हो से ले जाएगी। आएगा या आकाश इंदल डॉट इन अपने घर से ले आएगी? इनकम अरे टैक्स भाई तो तभी साहब, आएगा आप जब अपने लोगों की ऑफिस इनकम बढ़ेगी, और अपने लोगों की एसी घर कमाई तक बढ़ेगी। निकलकर दूल्हा भारत साहब की इस बात का इकोनॉमी जवाब का तो दे आकलन मत दीजिए। कीजिए। रही बात भारत चाइना 80% की, चाइना ग्रामीण आपको क्षेत्रों बता में दूं, निवास करता है, और चाइना तो ग्रामीण क्षेत्रों में हालत डिफ्लेशन का देखिए स्टार्ट है जाके जनाब। लोगों की। डिफ्लेशन रोटी का जोत मतलब के वहाँ किसानों चीजों की के हालत दाम कम हो रहे देखिए, थे, आपको वहाँ पता ही लोगों कुछ के पास नहीं है। पैसा ही नहीं था आप बाजार तो जाके आंकड़े ले सामान लिए, इधर खरीदने को का। उठा लिए, उधर को अब उठा यूएस लिए, की और बात आगे कर रहे फिगर थे, बना दी, यूएस के और साथ यहाँ 2 कंपैरिजन मिनट में 4 आपको मिनट जवाब दे बोलेंगे दूं। और उसके बाद यूएस नमस्ते। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके पीठ थपथपा देंगे, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया बोली जनता दो पटक इससे नहीं यूएस की चलने वाला जीडीपी है। ग्रोथ इस देश की नेगेटिव में रही ग्रामीण है। स्थिति हकीकत, यूएस मुझे के एक भाई सवाल साहब का आपको सीधा बता जवाब दूं, दे दीजिए। एक कॉन्सेप्ट है मैं आपको डेट बड़ा सीलिंग का। शास्त्री लेकिन मानता हूँ, एक दो चीज साल समझनी पहले होगी, मुझे ये जवाब दे एक दीजिए। चीज, एक मिनट, इनफ समय आप दोनों को दे दिया। ये नजारा तो मुझे बीजेपी और कांग्रेस में नजर आता है, जो आज मार्केट एक्सपर्ट और राजनीतिक विश्लेषक के बीच नजर आ रहा है। बीजेपी कांग्रेस देखिए कितने शांत और मुस्कुराहट के साथ बैठे हैं। एक मिनट, यूएस की और सबकी बातें गिनवारे। एक मिनट, मैं आ रही हूँ रश्मि जी, आ रही हूँ। भौगोलिक दृष्टि से भारत से बहुत छोटे हैं। दूसरी बात, वहां की जनसंख्या बहुत कम है, और सबसे बड़ी बात, वो हमारे तुलना में वो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध है देश। ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए। जीडीपी गिनाने से कुछ नहीं होता। चौथी अर्थव्यवस्था, इनकम देखिए, तब कंपैरिजन कीजिए। और क्या, चौथी अर्थव्यवस्था कहते थे, अब छठवीं पे लुढ़क गए तो जीडीपी का गाना गाने लगे। वाह, बेहतरीन। तो छठवीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है भारत। अशोक जी, आपका अडानी जवाब। अंबानी की इनकम बढ़ने से श्रद्धा जी, मैं समझता हूं कि जी जी, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो हाँ नहीं, मैं भी यही कह रही, क्योंकि समझ में भी आएगा और जो लोगों तर्क वितर्क चालू रहे, लेकिन बात समझ में आ जाए। अशोक जी देखिए, इस बात को तो मानना होगा, मैं कह रही हूँ प्याज के दाम भले ही 5 दिन के लिए 60 रुपए किलो या किसी भी चीज के, वो जितने भी दिन के लिए हुए हैं, चाहे 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या फिर अनंत, असर तो पड़ता है ना लोगों की जेब पर, उस महीने के बजट पर तो असर पड़ता है। और फिर पहले चीनी अब प्याज, तो ये डर तो लोगों के मन में है कि भाई आगे ना जाने और क्या चीज महंगी हो जाएगी। महंगाई तो हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ। पहली बात तो हमारे मित्र जो है उन्होंने कहा कि कितने रुपए में प्याज खरीदी है। तो प्याज का जो मार्केट इंटरवेंशन में हम जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत जो प्याज खरीदते हैं वो ठीक है, उसका खरीदी 13-14 रुपये से शुरू होकर 23-24 रुपये तक जाती है। और एवरेज कॉस्ट की भी मैं बात ठीक करता हूँ, लेकिन हमें 2-3 बातें यहाँ ध्यान रखनी होती है। पहली बात तो ये होता है कि प्याज एक पेरिशेबल आइटम है और प्याज लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका 25% तो जो खरीदने के बाद जो है 25% पेरिशेबल आइटम होने की वजह से खराब होने की संभावना होती है। तो हमारे को जो प्याज रिकवरी मिलती है वो 75% के अंदर ही मिलती है। 50 से 75% के बीच में रिकवरी आती है प्याज की, ड्यू टू पेरिशेबल आइटम। इसलिए जो ये कह रहे हैं कि हम उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। उसकी ट्रांसपोर्टेशन और सब मिलाकर जो है वो 35 रुपये से ज़्यादा बैठती है। और अभी जो दिल्ली के खाद्य मंत्री हैं उन्होंने बताया कि इसमें जो ओवरहेड कॉस्ट है वो बियर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम दाम में प्याज उपलब्ध हो, और अगर सरकार को महसूस होगा तो सरकार उसमें और ज़्यादा इंटरवेंशन करेगी, कोई इश्यू नहीं है उसमें। दूसरी बात, जो हमारे प्रवक्ता कांग्रेस वाली है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 2015 में लास्ट टाइम प्याज के दाम बढ़े थे, उस समय सरकार ने करेक्टिव स्टेप्स लिए थे। उससे पहले नेफेड 2500 टन प्याज स्टॉक करती थी और हमारे पास स्टॉक करने की जो क्षमता थी, जो स्टोरेज क्षमता थी, वो भी हमारे पास 2500 टन के आसपास थी। आज हम 7 लाख टन तक प्याज खरीदने की क्षमता रखते हैं। हमने 2024 में 7 लाख टन प्याज खरीदा था
और बफर स्टॉक की तरह रखकर उसको आगे डिस्पोज ऑफ किया था। तो सरकार ने पिछले दिनों में काफ़ी मेहनत करी है और आज 26 है तो 15 के बाद 26 है, तो इतने वर्षों में प्याज के दाम को नियंत्रित रखा है। और अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि ये केवल लौटते मानसून की वजह से जो प्याज खराब हुई है उसके दबाव में मार्केट के अंदर रेट बढ़ने प्रारंभ हुए हैं। और हमने जीरो टाइम में हम बिल्कुल हमारा जो बफर स्टॉक है उसका डिस्पोजल जो है वो नासिक से शुरू हो गया है और अगले 2 दिन में वो बाजार के अंदर आपको मिलेगा। और हम हर संभव कोशिश करेंगे, देश के किसी भी राज्य में हो, जहां जहां राज्य सरकारों की डिमांड आएगी हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि लोगों को महंगाई की तरफ ना जाए, उनको सही दाम पर प्याज मिले। ठीक है। अब नवीन जी, आपने कहा, मैं आप पर ही आ रही हूँ, फिर मैं आकाश जी से अपने सवाल पूछूंगी। सरकार जब इस बात का आश्वासन दे रही है कि भाई इस तरीके से प्याज 35 रुपए किलो दी जाएगी, और उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि भाई आपने कहा कि 12, 13, 14 रुपए में खरीदती है और उसके बाद इसमें भी सरकार जो है 35 रुपए से ज़्यादा में दे रही है। अब सरकार ने यह आश्वासन अगर दे दिया है तो फिर उस आश्वासन को क्यों नहीं माना जाए? नहीं श्रद्धा जी, मैं एक और बात कर रहा हूँ। आदरणीय अशोक ठाकुर जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा 25% वेस्टेज हो जाती है। आपको अपने माल की बर्बादी का दर्द महसूस हो रहा है, आपको उस किसान की बर्बादी का दर्द महसूस क्यों नहीं होता? फिर 25% का उसको भी जरा कंपनसेशन दे दीजिए। कहां दे पा रहे हैं आप तो साल का 12,000 दे रहे हैं किसान और बड़ी डुगडुगी बजा रहे हैं। नहीं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। आपको अपने नुकसान की बड़ी चिंता हो गई सरकार को कि सब 25% वेस्टेज चली जाती है। अब आप एक चीज बताइए मुझे, एक मिनट सर, अशोक जी एक मिनट सुन लीजिए। आपने 23 रुपए 17 रुपए की परचेज को सीधा 35 पहुंचा दिया। इतनी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है पूरे भारत के अंदर, इतनी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इतना बड़ा स्टोरेज कॉस्ट है। आप ये कहिए ये सारा प्याज अडानी और अंबानी के गोदामों में स्टोर होता है। ये लेकिन ये नवीन जी, ये लगता नहीं है राहुल गांधी वाली जुबान है। जितना भी प्याज का स्टोरेज है वो सारा नासिक में है, या तो वो नेफेड की प्रॉपर्टी है या सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। राहुल गांधी वाली जुबान है, ये थोड़ा सा समझिए। आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल निराधार है, गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बने जो आपने कह दिया कि 2,500 आप दिखाइए कौन सा प्याज अडानी के दाम पे सरकार का कौन सा प्याज रखा है अडानी के गोडाउन में, बताइए। बन के वेयर हाउस बता दीजिए। अडानी अंबानी अगर आप अपना बता रहे हैं तो मैं बहुत आप जाइए, वहां सीडब्ल्यूसी के वेयर हाउस में रखा है, प्रमोट कर रही है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को। सारा प्याज सीडब्ल्यूसी के वेयर हाउस में रखा है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के स्टोरेज में है और नेफेड के अपने स्टोरेज में है। अरे भाई साहब, आप मत लगाइए, आप मिसगाइड मत करिए पब्लिक को। 7 लाख टन की कैपेसिटी हो गई, मुझे राज्य बता दीजिए। हमने ऑन रिकॉर्ड, हाउसिंग ने गोडाउन बना दिए, किस राज्य मैंने आपसे कहा एफसीआई ने बना दिए, हमने ऑन रिकॉर्ड 7 लाख टन प्याज खरीदकर बफर स्टॉक से डिस्पोज ऑफ किया है। जरा बता दीजिए, एक आंकड़ा दे दीजिए, किसी राज्य का दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ 1,25,000 टन अभी हमारे पास बफर स्टॉक में पड़ा है। अरे सर, हम तो भ्रमणकारी लोग हैं, हम तो घूमते रहते हैं पूरे देश में। आप गलत जगह घूम रहे हैं, आप बताइए ना। आप ठीक जगह घूमने जाइए। हाउसिंग के साथ काम किया, मुझे मालूम है। नहीं, लेकिन विपक्ष की भाषा है ये जो आपने बोला, ये हर बात पर एक किसी व्यापारी को इस तरीके से हर बात पर बोल देना कि वहां पैसा जा रहा है, ये ठीक नहीं लगता। रश्मि जी आपका रुख करूंगी, जरा आकाश जी का मैं रुख कर लेती हूँ। जी, सरकार के स्टॉक का एक दाना भी किसी और जगह नहीं रखा है, सरकार के कंट्रोल में है। ये बड़े आरोप है और बेबुनियाद आरोप है। ये हर बात पर चलना है तो जाकर जाए, नासिक में हमारे स्टोर में पड़ा है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में। आकाश नेफेड के अपने स्टोरेज में पड़ा है। अभी आपने 7 लाख टन की आपने कहा कैपेसिटी बढ़ गई 2,500 टन से, तो कहां वेयर हाउस बना दी? मेरा तो इतना मासूम तो सवाल है, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं बता दीजिए कौन से राज्य में बना दिया आपने? कितने वेयर हाउस के टेंडर निकले? सरकारी वेयर हाउस बनते हैं, वो टेंडर निकलते हैं उसके। और मैंने कहा हमने 7 लाख टन प्याज खरीदकर डिस्पोज ऑफ करने का काम किया है। आप बताइए ना, साल में 7 लाख टन प्याज खरीदकर रखना है उसके लिए। नहीं, ये तो गलत है। आप सरकार के कहने पर आप लोग ये कहते हैं कि आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे, तो वो भी समझ में नहीं आता। आधिकारिक पुष्टि को भी आप ही कहते हैं कि हम ये नहीं मानेंगे, तो फिर अपनी डफली, अपना राग वाला हिसाब हो जाता है कि भाई जी हम नहीं मानेंगे, तो फिर किस बात का क्लैरिफिकेशन सरकार से मांगा जाता है, ये तो समझना होगा। आकाश जी कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। देखिए, अभी बात कर रहे थे हमारे मित्र नवीन जी इकोनॉमिक्स की और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अब इन्होंने कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ी है मुझे नहीं पता। इकोनॉमिक्स का बेसिक असूल है, वेलफेयर स्टेट में जब भी कभी डेफिशिएंसी होती है और प्राइस एस्केलेशन होती है, सरकार से हमेशा डिमांड की जाती है, चिल्ला चिल्ला के डिमांड की जाती है कि आप इंटरवीन कीजिए। यहाँ सरकार का एक प्रवक्ता कह रहा है, बैठा हुआ है और खुद कह रहा है, वो ऑन हिज ओन कह रहा है कि हम
हर स्टेट में पहुंचाएंगे, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, व्हाट एल्स डू वी वांट। अब वो व्यक्ति ये कह रहा है कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, तो आपके पास सफिशिएंट स्टॉक क्यों है? अब वो व्यक्ति कह रहा है हम हर स्टेट में पहुंचाएंगे, तो आप कैसे पहुंचाएंगे? अब वो व्यक्ति कह रहा है कि हमारे पास इस प्राइस पे हमने लिया हुआ है, और जाहिर सी बात है पेरिशेबल कमोडिटी है। अब उसके बाद जो है दो प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज को बीच में घुसाया जा रहा है। आप बताइए, जिस कंपनी के ये रिप्रेजेंटेटिव एंड डायरेक्टर हैं ये, उस कंपनी में मुझे मेरे मित्र नवीन जी बता दें, जिन दो प्राइवेट इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं कितना स्टेक है, बताएंगे जरा। आप आज आपने दो नाम लिए, मुझे ऑन रिकॉर्ड बताइए उन दो प्राइवेट इंडस्ट्रीज का क्या कोई स्टेक है उस कंपनी में? जबरदस्ती जो है एक आर्टिफिशियल चीज पेश करना, सरकारों से जो सवाल पूछा जाता है कि आप इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे? एक व्यक्ति बैठा हुआ वो कह रहे हैं हम इंटरवीन कर रहे हैं, वो व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं हम हर स्टेट में पहुंचाएंगे। अब और आपको क्या चाहिए? फिर आप जबरदस्ती वो कह रहे हैं हमारे पास स्टॉक्स हैं, तो आपके पास स्टॉक्स क्यों हैं? तो अब इसका मतलब क्या है कि क्या क्या जवाब दिया जाएगा? ये तो वो सिचुएशन हो गई कि मैं सरकारों से एक्सपेक्ट किया जाता है आप इंटरवीन कीजिए, सरकार इंटरवीन कर रही है। अब और क्या चाहिए? दूसरी बात और है, जहां तक अभी मेरी बहन ने बात की कि मैं प्रॉस्परस कंट्रीज का, आकाश जिंदल प्रॉस्परस कंट्रीज से कंपैरिजन कर रहा है। अरे वही तो बात है, जो प्रॉस्परस कंट्रीज हैं, जो तरक्की कर चुकी हैं, उनको हम पीछे छोड़ रहे हैं। यही तो कह रहा हूं मैं। मैंने कब पाकिस्तान से कंपैरिजन किया? मैंने कब बांग्लादेश लेकिन उन्होंने उन्होंने इसमें दो तीन बातें कही कि आप जिस कंट्रीज की बात कह रहे हैं, एक तो वो विकसित देश, दूसरा वहाँ पर जनसंख्या कम, प्रति व्यक्ति आय अच्छी, फाइनेंशियली उनको कोई दिक्कत नहीं। अगर उनका कहना है कि जीडीपी नेगेटिव हो भी जाती है एक आध साल, तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात। जीडीपी अगर एक आध साल कम हो जाती है तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जीडीपी अगर 2 क्वार्टर भी किसी भी देश की नेगेटिव में जाती है तो उसे रिसेशन कहा जाता है। ये आकाशइंदर.in ग्लोबल एजेंसी कह रही है। यूएस की, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, धन्यवाद, इससे बहुत चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। यूएस, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई। आकाश जिंदल ने नहीं, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यूएस रिसेशन में गया है। मेरी बहन ये बता दें, अगर 2 क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जाती है उसे रिसेशन मानना जाता है कि नहीं माना जाता? मेरी बहन यही कह दें। अगर मेरी बहन ये कहती है कि जर्मनी 2 साल जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई है, कोई बात नहीं, बड़ी कंट्रीज, प्रॉस्परस कंट्रीज को तो चाहिए जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में चाहिए। कहाँ की थ्योरीज है? प्रॉस्परस कंट्रीज जिनके पास बेस है, जिन पे ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको तो पॉजिटिव में होना चाहिए। आपको तो हिंदुस्तान की तारीफ करनी चाहिए कि हम उतने प्रॉस्परस नहीं है, फिर भी जो प्रॉस्परस हैं उनको हम पीछे छोड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। हम उतने ज्यादा हेल्दी नहीं थे, तब भी हमने उनको बीट किया है। अब ये कह रहे हैं कि प्रॉस्परस कंट्रीज अगर ढीली जीडीपी ग्रोथ भी अगर ये कहना चाहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बात हुई? चाइना की बात बता दूं, चाइना में डिफ्लेशन है, चीजों के दाम कम हो रहे हैं। और मेरी बहन को बता दूं दाम क्यों कम हो रहे हैं, वहां लोगों के पास जेब में पैसा ही नहीं है जाके बाजार खरीदने का। यहाँ हिंदुस्तान की बाइंग और कंजम्पशन तो देख लीजिए। मैंने आपको जीएसटी का डेटा दिया, मैंने आपको इनकम टैक्स का डेटा दिया, यूपीआई का डेटा आपके सामने रख रहा हूं, यूपीआई में रिकॉर्ड बन रहे हैं। और एक और चीज लेकिन फिर विपक्ष इस बात को क्यों नहीं मानता है? जब सारी चीजें विपक्ष के सामने हैं, रश्मि जी, इन चीजों को क्यों नहीं आप तो छठी अर्थव्यवस्था की बात करने लगी। 7.7 2025 से 26 की जीडीपी मैं देख रही हूँ, तो इस बात को क्या पचा नहीं पाते हैं? इस बात को समझने में दिक्कत है? मतलब ये तो देश हित की बात है ना, ये तो हम सबके लिए अच्छा है अगर इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। श्रद्धा जी, मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरा एक ही सवाल है, जब हम सब कुछ अच्छा है, हमारी तो पर कैपिटा इनकम का हाल भी सबको पता है, तो फिर 81 करोड़ को फिर फ्री का राशन देना बंद कर दे सरकार, ये भी कर दे। जब सब कुछ अच्छा ही है, हरा भरा है, तो हम पागल थोड़े हैं जो प्रश्न उठा रहे हैं। यहाँ तो हर बात में चीनी महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, विदेश नीति में डब्बा बजा हुआ। मतलब आप किसी भी बात पे विपक्ष विदेश नीति में कैसे डब्बा बजा हुआ है? श्रद्धा जी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है अभी। विपक्ष क्या आप अपने अनुसार चाहते हैं? अपने अनुसार आप विपक्ष को चुनना चाहते हैं कि विपक्ष को बिल्कुल मुंह में टेप लगा के रखे और सरकार को जो मन मर्जी में आए वो करते रहे? ऐसा थोड़ी चलता है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। ये तो नहीं चलेगा ना। आप एक तरफ गरीबों को राशन दे रहे, दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हैं हमारा तो सब कुछ बल्ले बल्ले है जी। ये क्या बात बनी? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो यानी सरकार गरीबों को राशन देना बंद कर दे। मुझे ये आंकड़े नहीं समझ आते कुछ भी, मुझे नहीं आते समझ। लेकिन चलेगा तो उन आंकड़ों से ही ना, सब कुछ चलेगा तो उन आंकड़ों से ही।
देखिए मैडम, ऐसा है, गरीब लोग जो होते हैं ना, हम लोग तो बहुत किसान, मेरे पिताजी अभी भी खेत पे जाते हैं। देखिए हम लोग बहुत साधारण परिवार के लोग हैं, तो देखिए हम लोगों को ना ये आंकड़े वाकड़े ये वो हम तो बाजार में खरीदने जा रहे हैं, अब हमको महंगा मिल रहा है। आज का हमारा बस इतना ही कोटा था कि 500 रुपए मेरी आज के दिन की हो जाए। अब वो 500 ठीक है, रुपए आप में से एक मैंने आम 70 रुपए भाषा का में प्याज इसको, खरीद आप लिया। एक आम मैं आपकी बात को समझ गई। हर कोई यहाँ पे साधारण परिवार से, मैं भी बहुत साधारण परिवार से हूँ। मैं समझ गई कि अगर मैं 15,000 रुपए कमाती हूँ तो मैंने अपनी रसोई का बजट रख रखा होगा कि 4,000 5,000 में मैं अपनी रसोई निपटा लूंगी हर महीने, लेकिन वो उससे बहुत ओवर जा रही है। आप कुछ इसी तरीके की बात कहना चाहती हैं। अशोक जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। भाई उनका कहना है कि विपक्ष को एक तो आप अपने तरीके से नहीं चला सकते, और मुझे लगता है ये वाइस वर्सा है, विपक्ष भी हर चीज सरकार से अपने हिसाब से नहीं करवा सकता होगा, ये भी तय है। लेकिन ये अशोक जी आप बताइए कि जो उनका बजट है वो आंकड़ों को नहीं जानना चाह रही है, उनको नहीं समझना। वो कह रही है कि मैं जब बाजार में कुछ खरीदने जाती हूँ, अगर मेरे बजट से ओवर चीजें मिलेंगी हर कुछ समय बाद तो मुझे परेशानी होगी, मेरी रसोई बिगड़ेगी, मेरे घर का बजट बिगड़ेगा। श्रद्धा जी, हम अगर केवल प्याज की बात कर रहे हैं तो मैं उसी की बात करूंगा। अब बाकी चीजों पर अगर डिबेट करना होगा तो तब करेंगे। मैं कह रहा हूं 2015 में आखिरी बार प्याज के दाम बढ़े थे, उसके बाद आज कौन सा सन है? 2026 है, 11 साल बाद, और अभी भी दाम जो है वो थोड़ा बढ़े। हमने तुरंत इंटरवेंशन किया है। अगले कुछ दिनों में हमारे इंटरवेंशन के बाद आपको बाजार के अंदर जो है प्याज के दामों में गिरावट ऑटोमेटिकली दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही 35 रुपए में बाजार में प्याज बिकना शुरू होगा तो प्याज नीचे आ जाएगा। और हमारे पास, मैंने फिर कहा कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, हम इंटरवेंशन करने के लिए तैयार हैं, और जो इस प्याज के दामों को नीचे लाने के लिए जो कुछ भी करना होगा हम उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं। लोगों को मैं यही आश्वासन दे रहा हूँ कि वो पैनिक में आकर प्याज स्टोर करने के चक्कर में ज़्यादा प्याज खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अभी सरकार के पास सफिशिएंट स्टॉक है, सरकार इंटरवेंशन करेगी, और हम लोगों के साथ खड़े हैं और लोगों को हर संभव मदद करने का प्रयास। ठीक है, अगर बात सिर्फ प्याज की हो रही है तो आपका कहना है कि प्याज को लेकर लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आकाश जी, कुछ कहना भी आप चाह रहे थे, और जिस तरीके से रश्मि जी का कहना है कि मुझे उन आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है, मैं सिंपल तरीके से अपने घर के बजट को समझना चाहती हूँ, और ऐसे ही ज़्यादातर मिडिल क्लास समझना चाहता है, लेकिन जब वो बाजार जा रहा है तो वो उसकी समझ से परे हो जा रहा है। यही बात मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूँ। बाजार उसकी समझ से परे नहीं हो रहा है। बाजार में तो मिडिल क्लास जो है झूम झूम के खरीदारी कर रहा है, जो डेटा बता रहा है। आंकड़ों से कैसे मेरी बहन बात आगे जा सकती है? जब हम बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने, क्या हम गोभी के रेट की बात नहीं करते? क्या आलू के रेट की बात नहीं करते? आंकड़ों से परे होके जिंदगी कैसे चल सकती है? मेरी बहन ने कहा कि किसान परिवार से कनेक्टेड है, मध्यम वर्गीय से। मैं खुद अपनी बहन को बताना चाहता हूँ, मैं खुद किसान हूँ, किसान परिवार से कनेक्टेड रहा हूँ। तो आज की तारीख में जहां तक सरकार अगर हमारे गरीब भाई बहनों को अनाज दे रही है तो और क्या चाहिए? ये एलिगेशन है सरकार पे कि गरीब भाई बहनों को अनाज क्यों दे रही है, ये एलिगेशन है सरकार पे। मैं हैरान हो रहा हूँ। ये तो जहां सरकारें की बात है, एलिगेशन नहीं है, आप जीडीपी की और बात कर रहे हो, आप प्रति व्यक्ति आय को देख ही नहीं रहे। तो मैं ये तो सवाल उठाऊंगी ना कि सब कुछ अच्छा है, गुडी गुडी है, तो फिर मत दीजिए राशन। जब हम इतना तरक्की कर रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं हमारे गरीब? इसका जवाब तो अशोक जी देंगे, इसका जवाब अशोक जी देंगे, मैं उनसे ही जवाब लूंगी। लेकिन नवीन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे पहले जान लेती हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। नवीन जी, मैं श्रद्धा जी 2-3 बातें करूं। बड़ा कंट्राडिक्शन आ गया अब जिंदल साहब की बातों में, कंफ्यूज हो गया हूं। देखिए, ऐसा पहले उन्होंने कहा कि विपक्ष को आंदोलन नहीं करना चाहिए, तो ये आप सिद्ध करना चाह रहे हैं कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और वर्तमान में स्मृति ईरानी जी जो सिलेंडर और प्याज की माला पहनकर आंदोलन करती थी वो गलत हुआ करते थे, नहीं होने चाहिए थे, नंबर 1। दूसरी चीज, आपने ये कहा कि साहब 82 करोड़ गरीबों को राशन न दे सरकार तो क्या करे। एक तरफ आप सब जवाब दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी जीडीपी का, बड़ी बड़ी पर आपके इनकमों का, और 6 ट्रिलियन और 7 ट्रिलियन की आप बात कर रहे हैं। सुन लीजिए आकाश जी, पूरी बात उनकी पूरी बात हो जाने दीजिए। आपकी तो बात में कंट्राडिक्शन आ गई। एक तरफ आप कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा है और दूसरी तरफ देश के लोगों की हालत खराब होती जा रही है, तो ये कैसा कंपैरिजन है? कैसे आंकड़े की बाजी करिए भाई? ये तो आम जनमानस की समझ। अब चीनी पे आ जाइए, चीनी का चर्चा ही नहीं हुआ। चीनी के प्राइस एकदम से सूट अप हो गए, और आप
गाड़ियों में एथेनॉल डाल रहे हैं सीरे से बना बना के। कौन सी बैलेंसिंग से आप चलाना चाह रहे हैं देश को? आप ये स्वीकार करिए आदरणीय जिंदल साहब कि इस देश के अंदर वित्त मंत्रालय पूरी तरीके से सुपर फ्लॉप हो चुका है, और मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों नहीं मिस्टर मोदी बड़ा डिसीजन ले पा रहे हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। आपकी विदेश मंत्रालय तो सुपर फ्लॉप है, आप कहीं कुछ कमिटमेंट होके आते हैं, उसके बाद डिक्टेट हो जाती है टर्म्स आपके ऊपर। पता नहीं कौन सी प्रणाली से आप देश चला रहे हैं। तीसरी चीज, बड़े बड़े वादे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किए थे। 100 स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, कहां है भैया? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष कहां है भैया? बता दीजिए। बुलेट ट्रेन चलने वाली थी, कहां गायब हो गई? तो ये सब आंकड़ों की बाजीगरी है। ठीक है, मुझे लगता है आज बीजेपी के प्रवक्ता कम बोल रहे हैं। आकाश जी ज्यादा जवाब दे रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं जी आकाश। मैं देश के नागरिक हूं, तो देश के नागरिक और इकोनॉमिस्ट होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि करेक्ट डेटा रखूं। जहां बीजेपी गलत है मैं बीजेपी के सामने इल्जाम लगाता हूं, बट जहां बीजेपी सही है वहां जो सरकार सही है वो तो बात रखनी होगी ना। चलिए, मेरे मित्र ने कहा, जो नवीन जी ने, कि मैं शब्द भाग दिखा रहा हूं। मैं अपने मित्र को बता दूं, जो मैंने डेटा दिया वो रिकॉर्डेड और अचीव्ड डेटा है। वो ऑलरेडी डेटा है जो अचीव कर चुके हैं हम। उसमें शब्द भाग कहां से आ गए? मेरे मित्र ने कहा कि सरकार गरीबों की मदद क्यों कर रही है। मैं मेरे मित्र से पूछना चाहता हूं, अमेरिका, यूरोप, इन कंट्रीज में क्या सरकार अपने लोगों की मदद नहीं करती? ऑस्ट्रेलिया में मदद नहीं करती? वहां सब्सिडीज नहीं देती? तो वहां जब सरकारें मदद करती हैं तो मेरे देश की सरकार अगर मदद कर रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? मेरे मित्र को मैंने कहा जीएसटी कलेक्शन सरकार या आकाश दल डेटा नहीं कर सकते। 10 सेकंड चाहिए। देश का मजदूर 5 रुपए का बिस्किट खरीदता है। इनकम टैक्स कलेक्शन कब बढ़ती है? जब लोगों की इनकम बढ़ती है। उसका जवाब मेरी बहन और मेरे मित्र ने दिया ही नहीं। मैंने 4 बार इनकम टैक्स कलेक्शन जो बढ़ी है उसकी बात की, जीएसटी कलेक्शन जो बढ़ी है उसकी बात की, यूपीआई ट्रांजेक्शन बढ़ी है उसकी बात की। मेरी बहन और मेरे मित्र उसको बिल्कुल इग्नोर कर गए। उसका जवाब ही उन्होंने नहीं दिया। मैं दोनों से हाथ जोड़ के कहूंगा, ये हायर इनकम टैक्स कलेक्शन और जीएसटी कलेक्शन ये कहां का जो है, ये बताइए डेटा, ये कैसे आ गया? इसका जवाब तो दे दें। हाथ जोड़ के दोनों से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी बहन और मेरे मित्र से, प्लीज जवाब दे दें इसका, कहां से आई ये, अगर देश खुशहाल नहीं है तो। ठीक है अशोक जी, अब एक जवाब आप इसका जवाब दीजिए। जिस तरीके से रश्मि जी ने कहा कि भाई आप कह रहे हैं कि देश समृद्ध है, खुशहाल है, लेकिन इतने सारे लोगों को जो राशन मुफ्त में बांटा जा रहा है, फिर उसकी ज़रूरत ही क्या है? अगर देश इतना ही खुशहाल है तो फिर राशन मुफ्त बांटना ये तो कोई तुक नहीं बनती है। नहीं, देखिए, राशन बांटना ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और उस पॉलिसी के तहत जो लोग आते हैं उनको राशन मिलता है। और निश्चित तौर पर अगर आप डाटा के ऊपर जाएंगे तो कुछ संख्या में जो है वो कमिटमेंट्स के तहत, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये देना पड़ता है। तो उस पर हम ना जाएं। बात बाजार की महंगाई की हो रही है। बाजार में महंगाई की बात हो रही है, प्याज की। मैं यहाँ बैठा हूँ ये बताने के लिए कि प्याज का जो दाम बढ़े हैं वो तत्कालिक हैं, तुरंत कंट्रोल में आएंगे। हम मार्केट में इंटरवेंशन करने जा रहे हैं, मतलब और हम मार्केट में इंटरवेंशन करके उसको नियंत्रित करेंगे और इस देश के लोगों को सस्ता प्याज मिलना चाहिए, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। मैंने फिर बताया कि लास्ट टाइम 2015 में प्याज के दाम बढ़े थे। सरकार की नीतियों की वजह से आज 2026 है, अभी भी लौटते मानसून में अचानक जो फसल खराब हुई है तो इसके कारण जो एक पैनिक क्रिएट हुआ है उसके कारण रेट बढ़े हैं, और मार्केट इंटरवेंशन के बाद वो निश्चित तौर पर ठीक होंगे। मेरा ये केवल इतना सबमिशन। बिल्कुल, यानी कि लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से ये कहना है कि ये बहुत फौरी तौर पर प्याज के दाम बढ़े हैं। रश्मि जी, मैं आपसे बात कर लेती हूँ क्योंकि त्यौहार नज़दीक है। आम आदमी इसलिए भी परेशान है। साल में एक बार आता है, हर किसी की बहुत उम्मीदें होती हैं। हर साल हम सोचते हैं कि अगला त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएंगे, पिछले साल जो कमियां रह गई वो इस बार ना हो, खुशहाल तरीके से मनाएंगे, फाइनेंशियल कोई दिक्कत ना हो, ये हर किसी के दिमाग में रहता है। लेकिन त्यौहार से पहले इस तरीके से प्राइस का बढ़ जाना, कहीं ना कहीं ये बात हम मानेंगे कि लोगों को परेशान ज़रूर कर देता है। देखिए, ऐसा है, अब हम आंकड़े बता के लोगों को भरमा नहीं सकते। कैसे भरमाएंगे काम आदमी को? आप बताइए मुझे, जो मजदूरी करने जा रहा है उसको समझ आएगी ये चीज? जो महिला हाउस हेल्प है कहीं किसी के घर में, उसको समझ आएगी ये चीज?
नहीं समझ आएगी। उसकी सैलरी भी कम है, उसके 3 या 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ा रही है, वो उनकी फीस भी देनी होती है, बच्चों को रोज का भोजन लगता है। वो कुछ लोग ऐसे जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनका क्या? उनको आपके आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है। उनको ये दिख रहा है कि मैं झोला उठा के बाजार में गई हूं और मुझे आज ये चीज महंगी पड़ी है। तो उनका दुख दर्द तो समझे। और फिर ये तो देखो, वही बात हो गई ना कि पुराने जमाने में राजा होते थे तो चारण भाट रखते थे बिरदावली गाने के लिए कि अब राजा जो भी कर रहा है उसकी बिरदावली गाइए 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 गाइए, हमारा राजा ये, हमारी सरकार वो, हमारी सरकार वो, ऐसा वैसा। ये सब गलत बातें हैं। ये कोई ठीक बात नहीं है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है और आप हर बात में आंकड़े पेश करें। अरे भाई, ये इतनी हाई लेवल की बातें जो हैं वो आम आदमी की समझ के परे है। लेकिन ये बात तो रश्मि जी समझती होगी ना कि इकोनॉमिक्स जो है वो आम आदमी इतने अच्छे से नहीं समझ पाता। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन चीजें उसी हिसाब से चलती हैं। मैडम, आज भी भारत में जो परसेंटेज है पढ़े लिखे लोगों का जिनको इकोनॉमिक्स समझ में आती है, बहुत कम परसेंटेज है। मैं भी स्कूल में पढ़ के भूल गई, स्कूल कॉलेज में पढ़ के भूल गई। मैं आपको सीधी सीधी सरल भाषा में मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले चीनी के दाम बढ़े, अभी प्याज आप 20 रुपए किलो आपके साथ से आपने खरीदा, अब 70 रुपए में मार्केट में मिल रही है। आप कह रहे हो नहीं जी हमारा स्टॉक हम तो बढ़ा लेते हैं। अब आपने कहा था कि जैसे कि हमारे एक और पैनलिस्ट कह रहे थे कि हाँ अडानी अंबानी तो जियो मार्ट में प्याज मिलती है, स्टॉक वो भी करते हैं सारी चीजों का। एक बार मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, जियो मार्ट से मैंने भी प्याज बुलवाई है और सब्जियां भी बुलवाई है। ये मैं बता दे रही हूँ आपको कि जब कभी इमरजेंसी हो जाती है तो हम लोग करते हैं ये। सब्जियां बुलवाते तो क्या वो लोग स्टॉक नहीं करते होंगे, राशन स्टॉक नहीं करते होंगे? देखिए, ये बहुत छोटी बारीक बात है, शायद इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया होगा। और फिर यदि आपको गलतियों पर भी बचाना है, बचाते रहिए। फिर जनता आपके लिए वीडियो बनाए तो आपको बुरा लगे, जनता आवाज उठाए, विपक्ष आंदोलन करे या जनता आंदोलन करे। विपक्ष तो कहाँ भाई, विपक्ष पक्ष को तो कोई परमिशन नहीं मिलती, पहले देते फिर खत्म करते फिर देते, वो तो चलता रहता है। लेकिन आम जनता जब ये बात बोलती है तो फिर तब भी आप मुंह उनका बंद करते हो। पेपर लीक में हमने देखा जंतर मंतर में क्या हुआ। आज तक अमित शाह जी ने जवाब नहीं दिया, पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था? नहीं, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पूर्व अध्यक्ष के पूर्व जज के, माफ कीजिएगा, एक पूरा पैनल तैयार हुआ है और वो इस पर जांच कर रहा है। मैडम श्रद्धा मैडम, आपको ये जानकारी है ना कि दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? गृह मंत्रालय के अंदर में आती है। बहुत छोटी सी बात है। नहीं, बट उसकी जांच भी तो हो रही है और उसके बाद तो राहुल गांधी ने धरना दिया, उसके बाद एफआईआर भी हुई अज्ञात के खिलाफ। वो पूरा प्रकरण देखने को मिला। मैडम, जब दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है तो इसकी पूरी सीधे आप मत उंगली कर रहे हैं। टॉपिक आज जो है कुछ और है। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। तो फिर गृह मंत्री जी बोलते ना गृह मंत्रालय के अंडर में। नहीं, ये तो खैर इसके लिए तो कांग्रेस कर ही लेगी ना, जब वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर सकती तो वो कर ही लेगी। बिल्कुल हम तो है ना, वो तो हो जाएगा। आज की बात पे रहते हैं कि भाई प्याज के दाम महंगे हो रहे हैं, प्याज रुला रहा है। मैं आऊंगी आपके पास आकाश जी ने, नवीन जी का रिएक्शन ले लेती हूँ। नवीन जी, भाई प्याज आंखों में आंसू तो ला रहा है, लेकिन सरकार का कहना है ये आंसू उतनी ही देर के लिए जितनी देर में प्याज कटती है। जब आप सब्जी छौंक लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, मतलब फौरी तौर पर है। अब सरकार जब ये बात कह रही है इतने आश्वासन के बाद, तो लोगों को समझ में तो यही आएगा ना कि हाँ भाई चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर वाकई में 1-2-3 दिन बाद ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो मुझे लगता है फिर ये मुद्दा ही नहीं रहेगा। श्रद्धा जी, अशोक ठाकुर जी शायद कहीं चले गए हैं, नहीं है इस समय सामने। आदरणीय जनरल साहब हैं मेरे सामने। मैं एक ही बात कहूंगा, ये फेस्टिव सीजन है, अगर दिवाली तक भी प्राइस डाउन हो आ जाए तो मैं साधुवाद दूंगा सरकार को और हमारे अशोक ठाकुर जी को, नंबर 1। दूसरी चीज आती है, अभी आदरणीय जनरल साहब बोल रहे थे जीडीपी कलेक्शन, मैं ताली बजा के आपको स्वागत कर रहा हूँ साहब, बहुत जबरदस्त कलेक्शन हुआ है। लेकिन वो जीडीपी 18% जीएसटी ले आप किस किस चीज पे रही है मालूम है आपको?
मजदूर के बच्चे का दूध भी अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो आप 18% जीएसटी उस ट्रांसपोर्टेशन पर लेते हैं। मजदूर के दूध की बच्चे की थैली की पैकिंग होती है, उसकी प्रिंटिंग की इंक इस्तेमाल होती है, उसकी प्रिंटिंग होती है, आप उस पर भी 18% जीएसटी लेते हैं। आप इस देश के अंदर जनता को निचोड़ने का काम जीएसटी के जरिए कर रहे हैं और अब आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। दूसरी चीज आती है, आपने कहा कि ये देश चौथी अर्थव्यवस्था है विश्व के अंदर। भाई साहब, मुझे उस देश का नाम बता दीजिए जो 20वें पायदान पर खड़ा हो और अपने देश के अंदर नागरिकों को फ्री राशन बांटने के लिए मजबूर होना पड़ा उसको, भुखमरी के कारण, कुपोषण के कारण। कोई ऐसा देश एग्जाम्पल हो तो बताइए, मैं तो आपको आंकड़ों का बाजीगर समझता हूं, कोई आंकड़ा दे दीजिए मुझे। 20वीं कतार पर, 20वें स्टेप पर जो आदमी देश खड़ा है, बताइए वहां कहां के फ्री का राशन बांटा जा रहा है। अब आप अफ्रीका से तुलना करेंगे भारत की तो ये तो मैं अन्याय समझूंगा। आप बांग्लादेश और पाकिस्तान से तुलना करेंगे तो भी मैं कहूंगा कि आप अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा इकोनॉमी है, आप ही ने कहा 4 ट्रिलियन का, और हमारी जीडीपी इतनी शानदार है। और शानदार जीडीपी वाले और भी तो देश हैं, जरा देख लीजिए, कर दीजिए कंपैरिजन। हम तो देसी आदमी, गांव के आदमी है साहब, हमें आपके आंकड़ों की बाजीगरी का समझ नहीं आता। हमें तो ये मालूम है कि एक गरीब के किसान, एक मजदूर के बच्चे को पालना, उसको शिक्षा दिलाना, उसको कीचड़ भरे रास्तों से निकल के स्कूल तक जाना कितना भारी पड़ता है, कितना अपने आप में एक पीड़ादायक संघर्ष होता होता है। ये संघर्ष होता है, कीजिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। एक गरीब के बच्चे के लिए पढ़ाई भी, ये अपने आप में, खैर ये तो एक अलग विषय हो जाएगा अगर मैं पढ़ाई, शिक्षा, इन सब की बात करूं। लेकिन आकाश जी, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि जो इंसान पर्याप्त कमा रहा है उसके लिए प्याज के दाम 60 का 160 रुपये किलो हो जाए, 560 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इतना लिमिटेड कमा रहा है कि रोज वो खाने के लिए भी एक निर्धारित अमाउंट पर निर्भर है कि भाई इतने में ही मुझे एक टाइम का खाना निपटाना है, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो फिर 2 टाइम खाना नहीं खा पाऊंगा, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है ये। बिल्कुल सही कहा आपने श्रद्धा जी। मैं इस चीज में जो है, सबसे पहले तो अपनी बहन का पूरा समर्थन करता हूँ। मेरी बहन जो कांग्रेस है, जिस पार्टी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, इन्होंने एक बात कही कि जो बहन घर में आके काम करती है, मैं तो जो काम वाली भाई है उसको अपनी बहन मानता हूँ, जो घर में आके काम करती है, या जो मेरा भाई रिक्शा चलाता है, उसका आप देखिए, बिल्कुल सही है, मैं इनके साथ हूँ। सबसे पहला हक उसका है जो मेरी बहन घरों में जाके पार्ट टाइम काम करती है, या जो मेरा भाई रिक्शा चलाता है और 500 रुपये कमाता है। अब उन्हीं के लिए तो सरकार राशन दे रही है। जब उस बहन को या उस भाई को सरकार राशन दे रही है, तब मेरे दोनों मित्रों को दिक्कत है। अब दूसरी बात आ गई, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात पे है कि राशन की गुणवत्ता बहुत लो क्वालिटी की है। मैं बुलाऊं, मैं अपनी मेड को यहीं बुला लेती हूँ अभी आपसे बात कर। ये बात तो सही नहीं है ना, मैंने कभी इनको इंटरप्ट नहीं किया, नेवर इंटरप्ट। बोलिए आकाश। दूसरी बात मैं मानता हूँ, आकाश जिंदल को आप 200 रुपए चीनी बेचिए, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ। मैंने पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ्रीका का डेटा कब दिया है? मैंने जो डेटा दिया है, अमेरिका का डेटा दिया है, जर्मनी का डेटा दिया है, जापान का डेटा दिया है, ग्रेट ब्रिटेन का डेटा दिया। साथ ही साथ नवीन जी को और मेरी बहन को पूरे सम्मान के साथ कहा कि 190 मुल्कों में से कोई मुल्क चूज कर लीजिए, उसके डेटा के साथ कंपैरिजन कर लीजिए। अब तो चॉइस आपके पास है, बॉल तो आपके कोर्ट में है कि कहां कहां हम दूसरे मुल्कों के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, ईरान वॉर हुई, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार हो गई, और फरवरी 28 को वॉर शुरू हो गई थी। इसी फाइनेंशियल ईयर में हमारी जीडीपी ग्रोथ है 7। कुछ सेकंड है मेरे पास, कुछ ही सेकंड है मेरे पास। नवीन जी, कुछ जवाब साहब, आपकी जीडीपी ग्रोथ 9% पहुंच जाए, मुझे बता दीजिए चाइना कितना फ्री राशन बांट रहा है? आपका कंपटीशन है, पड़ोस का देश है, बता दिए उसके यहाँ भी ठीक ठाक आबादी है, कितनी प्रोडक्टिविटी उसकी है, कितनी जीडीपी है, जरा बता दीजिए। बैठ के आप बैठ लेंगे, आप हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमीनी धरातल की सच्चाई को आप आंकड़ों का पर्दा डालकर झुठला नहीं सकते। आप चाइना का डेटा तो सुन लो, मेरे मित्र ने चाइना के डेटा की डिमांड की है। चाइना में डिफ्लेशन है, सीधा गुजरे साहब, वहाँ कितने लोगों को राशन फ्री दे रही है चाइना की सरकार? चाइना वो कंट्री है जहाँ डेटा थोड़ी छापना था, पेट भरने के लिए राशन। लेकिन ये भी सोचना होगा कि राशन देना परेशानी की बात है या जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, वो चीज़ परेशानी की बात है। मतलब इसमें से परेशानी की बात कौन सी है आप दोनों के लिए? तो खैर समझने वाली बात, ये मुझे लगता है एक बहुत वृहद, एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर बात करेंगे घंटों, और बजट वाले दिन इसी पर बात होती है, पूरे दिन घंटों बात करेंगे तो वो भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, एक ये चीज़ ज़रूर समझ में आती है कि आम आदमी को, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब तबके को बहुत फ़र्क पड़ता है अगर दाम 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये भी बढ़ जाएं, और अब तो बहुत बड़े हैं। पर सरकार का कहना है कि फौरी तौर पर है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो वेल एंड गुड, मुझे लगता है फिर किसी को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भारत एक्सप्रेस को अपना समय
देने के लिए। और इसी के साथ 5 की पड़ताल में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।